गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग के इस लेसन में हम दो बच्चों की कहानी स्टडी कर रहे हैं, जिनमें से एक है साहिब आलम, जो कि एक रैग पिकर है, जिसे हम पढ़ चुके हैं। दूसरा लड़का है मुकेश, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आज हम उसी हिस्से को पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, ये टैगलाइन दी है मुकेश वाले पार्ट की, जिसमें कि साफ पता चलता है कि जो मुकेश है वो एक मोटर कार चलाना चाहता है, सीखना चाहता है। नेक्स्ट, मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जिद करता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक बनेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। देखिए, ये बात राइटर ने पहली ही लाइन में लिखी है। कंपैरिजन में अगर हम पीछे जाएं, हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी और वो क्या थी कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। और नेक्स्ट में जो मुकेश है, मुकेश पहली ही लाइन में ये दर्शा रहा है कि वो अपनी मर्जी का मालिक बन के रहेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंसेस। तो राइटर ने पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता भी है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा, ही आंसर्स, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए माइरेज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। पहले इसको समझते हैं थोड़ा। लूम्स मीन होता है फैला हुआ, और माइरेज होती है मृग तृष्णा। अब मृग तृष्णा, जिसको हिंदी में हम एक तरह से मृग तृष्णा और मृग मरीचिका भी कहते हैं, ये होता क्या है, रेगिस्तान में हिरण जब बहुत प्यासा होता है तो दूर से चमकती हुई रेत भी उसे पानी जैसे दिखाई देती है, लेकिन जब बेचारा हिरण उस पानी की तलाश में वहां पहुंचता है तो क्या देखता है कि वो सिर्फ रेत है। और जब वो वहां पहुंचता है तो उससे आगे फिर उसे वो चमकती हुई रेत पानी जैसी दिखाई देती है, और इसी तलाश में वो सारे रेगिस्तान में भटकता रहता है। इसे कहते हैं मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। तो राइटर कहती है कि जो मुकेश का सपना है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, कि कहीं एक मृग तृष्णा ना हो, कहीं मृग तृष्णा साबित होकर ना रह जाए। हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ माइरेज amidst द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन धूल भरी गलियों में, दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद की गलियों में धूल भरी होती है, उसका सपना कहीं एक मृग तृष्णा ना साबित हो, मृग तृष्णा बनकर ना रह जाए। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वो फिरोजाबाद जो चूड़ियां बनाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार इज एंगेज्ड मैंने लगा हुआ है, एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत का कांच को पिघलाने वाला जो उद्योग है उसका सेंटर है, केंद्र है, सबसे ज्यादा काम यहीं होता है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट, जहां पर परिवारों ने बिता दी हैं, जनरेशंस, पीढ़ियां, कई कई पीढ़ियों से वो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के इर्द गिर्द, उनके आसपास। वेल्डिंग ग्लासेस, कांच को जोड़ते हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हैं। फॉर ऑल द विमेन, उन सभी औरतों के लिए, इन द लैंड, जो उस देश की हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में ही पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियां बनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, अब उन्हीं परिवारों में जो चूड़ियां बनाने में लगे हैं, मुकेश का परिवार भी एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता कि ये बच्चों के लिए अवैध है, यानी कि बच्चों से काम करवाना, और वो भी फैक्ट्रीज में, ये बिल्कुल अवैध है, गैर कानूनी है।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces, कि वो बच्चे कांच की उन भट्टियों में काम करें, विद हाई टेम्परेचर्स, उन भट्टियों में जिनके इर्द गिर्द आसपास बहुत ज्यादा तापमान टेम्परेचर होता है, इन डिंजी सेल्स, उन गंदी अंधेरी सी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां ना तो रोशनी है और ना ही हवा, और दैट द लॉ, और ये बात भी उनमें से कोई नहीं जानता कि अगर कानून, इफ एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड जबरदस्ती से, सख्ती से पालन करना, सख्ती से लागू करना, कि यदि कानून को सख्ती से लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, मुकेश जैसे या मुकेश के परिवार में और जो बच्चे काम करते हैं उन फैक्ट्रीज में, यदि कानून को सख्ती से लागू किया जाए तो उन 20,000 बच्चों को आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन भट्टियों से, उन फैक्ट्रीज से बाहर निकाला जा सकता है, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां वो दिन के जो घंटे हैं, सारा दिन वहीं पिसते हैं, वहां मेहनत करते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और आमतौर पर होता क्या है, ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, उनकी आंखों की रोशनी, उनकी आंखों की चमक चली जाती है, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, मुकेश आई बीम, मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वो मुझे कहता है, राइटर को, अनीस जंग को, कि आप मेरे घर चलिए, वॉलंटियर्स, वो स्वेच्छा से कहता है कि आप मेरे घर चलिए, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसे वो बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरा घर अब दोबारा से बन रहा है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals, coexisting in a primeval state. समझते हैं थोड़ा सा इसे, कि राइटर और मुकेश अब दोनों चल दिए हैं उसके घर की तरफ, और रास्ते में स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, स्टिंकिंग बदबूदार, लेन्स गलियां, चोक्ड रुकी पड़ी हैं, गार्बेज कूड़े से, पास्ट होम्स, हम उन घरों के पास से निकले, दैट रिमेन हॉवल विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनके छप्पर, जिनकी दीवारें कांप रही हैं, वोबली डोर्स, दरवाजे हिलते हैं, नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है घर में, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और उन घरों में जानवर और इंसान को एग्जिस्टिंग, एक साथ रहते हैं, इन ए प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल जिस तरह से आदि मानव शुरुआती दौर में रहता था, जानवर और इंसान इकट्ठे रहते थे उन्हीं कोठरियों में, बिल्कुल उसी तरह से मुकेश का घर किस तरफ जाने वाले जो सड़क है उसके ऊपर रहने वाले लोग इसी अवस्था में रहते हैं। He stops at a door, मुकेश एक घर के बाहर रुकता है, एक दरवाजे के बाहर, of one such house, bangs the wobbly door with his foot, और अपने पांव से एक कंप कंपाते दरवाजे को ठोकर मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, धक्का देकर खोलता है, वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी हुई सी झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं, शैक मीन्स यहाँ झोंपड़ी है, इन वन पार्ट ऑफ इट, उस झोंपड़ी के एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, डेड ग्रास मरी हुई घास, इट मीन्स घास फूस, थैच्ड मीन्स जैसे हम कहते हैं क्या कि कोई जानवरों के लिए हम शेड बना रहे हैं तो ऊपर हम क्या करते हैं, वो भूसा पराली टाइप वो डालकर एक छप्पर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव चूल्हा, एक चूल्हा है, ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल मीन्स बर्तन रखा है, सिजलिंग स्पाइनेक लीव्स, स्पाइनेक होता है पालक, इसमें पालक के पत्ते पक रहे हैं, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स होती हैं थालियां, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में, प्लेट्स में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मीन्स कटी हुई सब्जियां रखी हैं, अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर सी नवयुवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना तैयार कर रही है, थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा है, शी स्माइल्स वो मुस्कुराती है,
शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच एल्डर इन ईयर्स, उम्र में वो उससे कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, बट फिर भी शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन फिर भी उसे अब एक बहू के रूप में आदर मिलने लगा है। बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो 3 पुरुषों की पहले ही इंचार्ज है। वो 3 पुरुष कौन से हैं? हर हस्बैंड, मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश खुद, एंड देयर फादर, और उनका पिता। When the older man enters, older man, जब भी घर का बड़ा घर में दाखिल होता है, she gently withdraws behind the broken wall, वो उस टूटी हुई दीवार के पीछे, विड्रॉल चली जाती है, पीछे हट जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल मीन्स घूंघट, और अपना घूंघट निकाल लेती है, क्लोज टू हर फेस, अपने चेहरे तक। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. रीति रिवाज के अनुसार घर की बहुएं पुरुषों के सामने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती हैं। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ड बेंगल मेकर। इम्पॉवरिस्ड हम कहते हैं कंगाल, जिसके पास कुछ ना हो। इस मामले में जो घर का बड़ा है वो एक कंगाल चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। वो कौन है? मुकेश का बाप। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने सालों की सख्त मेहनत के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने एक दर्जी का काम किया, देन ए बेंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले का। इसके बावजूद ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, रेनोवेट मैंने मुरम्मत करवाना, वो अपने घर की मुरम्मत करवाने में भी असफल रहा। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को, दोनों लड़कों को स्कूल भी नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वो सिर्फ इतना ही कर पाया कि अपने बच्चों को उसने वो सिखा दिया जो वो खुद जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, यही उसके कर्म में है। हिज डेस्टिनी, उसकी किस्मत में है, उसके भाग्य में है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ये बात किसने कही? मुकेश की दादी ने। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, मुकेश की दादी जिसने अपने पति को, यानी कि मुकेश के दादा को, हर ओन हस्बैंड को देखा, गो ब्लाइंड, उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। किससे? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों को जब पॉलिश किया जाता है उनकी डस्ट से आंखों में बहुत प्रभाव पड़ता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब आंखों की रोशनी चली जाती है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की वो जिस चेन, जो लाइनेज, जो वंशावली जिसमें भगवान ने उन्हें डाला है, क्या वो तोड़ी जा सकती है? सिंप्लाइज, ये बात कहती हैं मुकेश की दादी। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाली जाति में जिनका जन्म हुआ, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बैंगल्स, सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां ही उन्हें दिखाई देती हैं। इन द हाउस, घर में, यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई देती हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल मीन्स वो गोल गोल गुच्छे, चूड़ियों के वो गोल स्पाइरल्स। अब रंग बता रही है हमें राइटर्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 colors ऑफ द रेनबो, हर वो रंग जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से जन्म लेता है, उन सभी रंगों की चूड़ियां लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, माउंट्स ढेर पड़े हैं, अनकेम्प्ड यार्ड्स अस्त व्यस्त से उन आंगन में, और पाइल्ड ऑन, ढेर उनके लगे हैं, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, उन 4 पहिए वाली हैंड कार्ट्स मैंने हाथ गाड़ी, हाथ वाली गाड़ी जिसको हम
रेहड़ी टाइप कुछ कह सकते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, जिन्हें चलाते हैं वो युवा, अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, उस शहर की तंग गलियों में जाकर चूड़ियां बेचते हैं और सप्लाई करते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरी हटमेंट्स झोंपड़ पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, फ्लिकरिंग होता है टिमटिमाते कंपकंपाते, फ्लिकरिंग लॉ के लिए यूज करते हैं। ऑयल लैंप्स दिए, मतलब मिट्टी के तेल के दिए या फिर दूसरे दिए, लेकिन उनकी रोशनी में लोग अपने बच्चों समेत वहां बैठकर घर में चूड़ियां बनाते हैं। हम पूरी लाइन पढ़ते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधेरी झोंपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, उन तेल के दियों की लाइन के बिल्कुल पास, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियां, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ, जोड़ते हैं चूड़ियों के टुकड़े, ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, और गोल गोल चूड़ियां बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें एडजस्टेड आदि हो जाती हैं, अभ्यस्त हो जाती हैं, टू द डार्क अंधेरे की, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी से कहीं ज्यादा उनकी आंखें अंधेरे की आदि हो जाती हैं। दैट इज वाई, और शायद इसीलिए, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, बिफोर दे बिकम अडल्ट, इससे पहले कि वो बालिग हों, बड़े हों। ये बच्चे अंधेरी कोठरियों में, अंधेरे में दिन रात वो काम करते हैं, जिसके कारण बाहर की बजाय उनकी आंखें अंधेरे की आदी हो जाती हैं और ये अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. सविता एक छोटी लड़की जिसने एक फीकी गुलाबी रंग की ड्रेस डाल रखी है, sits alongside an elderly woman, एक बुजुर्ग औरत के पास बैठी है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो उन कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हैं। आई वंडर, और मैं हैरान होती हूँ, इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता। मैं सोचकर हैरान होती हूँ कि क्या ये लड़की इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। इट सिंबलाइजेज, राइटर बताती है, इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग। चूड़ियां भारतीय संस्कृति में एक औरत के सुहाग की प्रतीक होती हैं, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में एक शुभ संकेत होता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, उसके ऊपर ये बात अचानक से एक दिन खुलेगी, एक दिन उसे इस बात का पता चलेगा। कब? When her head is draped with a red veil, जब उसके सर पे एक लाल घूंघट होगा। Her hands dyed red with henna, उसके हाथों में, henna means मेहंदी, उसके हाथ मेहंदी से लाल होंगे। And red bangles rolled onto her wrists, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनाई जाएंगी। She will then become a bride, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago, बिल्कुल उसी बुढ़िया की तरह जिसके पास वो बैठी है, जो बहुत सालों पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, wrist means कलाई, उस बुढ़िया के अभी भी कलाई पर चूड़ियां हैं। But no light in her eyes, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says, वो कहती है, in a voice drained of joy, drained मने रहित होना, न होना, joy means खुशी, उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं है। वो दुख भरी आवाज में कहती है कि मैंने अपने वैवाहिक जीवन में, अपनी जिंदगी में एक बार भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, वही बात दोबारा से कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी पेट भरकर, मन भरकर खाना नहीं खाया। That's what she has reaped, क्या उसे उसके कर्मों का यही फल मिला है।
हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लाइंग बेयर्ड, फ्लाइंग मैंने जिसने दाढ़ी खुली छोड़ रखी हो, बेयर्ड मीन्स दाढ़ी, फ्लाइंग खुली दाढ़ी, जिसकी दाढ़ी खुली थी, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, एक्सेप्ट मैंने के सिवाय, कि मुझे चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन, जो कुछ मैं आज तक कर पाया हूं वो क्या है, इज मेक अ हाउस, मैं एक घर बना पाया हूं, फॉर द फैमिली टू लिव इन, मेरे परिवार के लिए जिसमें हम सब रहते हैं। हियरिंग हिम, उसकी बात सुनकर, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ये महसूस होता है कि कम से कम उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने ये चीज हासिल कर ली है जो बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे एक छत है, यानी कि वो अपनी जिंदगी में इतना तो कमा पाया है कि उसने अपने परिवार के लिए एक घर बना दिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। ये एक जो चीख है पैसा न होने की, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, पैसा न होने के कारण वो कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, और वही पुश्तैनी, वही पुराना काम चूड़ियां बनाने का वो उन्हें जारी रखना पड़ता है। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो ढंग से खाना खा पाएं, और ये चीख रिंग्स इन एवरी होम, हर घर की चीख है, हर घर की यही कहानी है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लेमेंट होता है शोक विलाप, कोसना। जो आज के युवा हैं वो अपने बड़ों की उसी बात को दोहराते रहते हैं, जिस तरह से उनके बड़े अपनी हालत को कोसते रहते हैं, उसी तरह से युवा। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बहुत ही कम बदला है, या फिर यूं कहें कि कुछ भी नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद में years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. माइंड नंबिंग टॉयल, दिमाग को ठप कर देने वाली, कुंद कर देने वाली, टॉयल मीन्स मेहनत। जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा काम करे, इतनी ज्यादा मेहनत करे, लेकिन उस मेहनत के कारण क्या हो कि उसके अंदर की सारी इनिशिएटिव, जो वो पहल, जो वो कुछ नया करना चाहता था, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, उसके अंदर जो सपने देखने की योग्यता थी, वो उस दिन रात की कड़ी मेहनत ने उस पहल को और सपने देखने की उस योग्यता को, दोनों को खत्म कर दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो राइटर अनीस जंग यहाँ युवकों के एक समूह से पूछती है कि तुम लोग ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, संगठित होकर एक कोऑपरेटिव, सहकारी संस्था क्यों नहीं स्थापित करते? क्यों तुम इकट्ठे होकर इसे एक अच्छा आकार नहीं देते जो तुम काम कर रहे हो? लेकिन वे लोग, वो युवा जो लोग हैं, फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, विशियस माने बुरा, दुष्चक्र जिसको कहते हैं, मिडलमैन, उन बचोलियों के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, मिडलमैन के चक्र में फंस चुके हैं, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके माँ बाप को ट्रैप मैंने फंसा लिया, एंड फोर फादर्स, उनके पूर्वजों को, माँ बाप के दादे, बाप दादे, सबको। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम सब इकट्ठे हो भी जाएं, हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, हम ही लोगों को पुलिस पीटेगी, हॉल्ड अप, खींच के ले जाना, पीटना, एंड ड्रैग्ड टू जेल, हमें जेल में खींच के लेके जाएगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हों, इलीगल, गैर कानूनी काम कर रहे हों, जैसे वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उन लोगों में, उन युवा लोगों में, उन युवकों में कोई भी लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें उस रास्ते से अलग जगह पर, अलग दिशा में देखना सिखाए, उन्हें एक नई दिशा प्रदान करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर,
उनके पिता भी इन सब बातों से उतना ही थक चुके हैं जितना कि वो खुद। द टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, और वो कभी न खत्म होने वाली बातें उनकी किस बारे में? दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू एपैथी, जो गरीबी से लेकर उदासीनता टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और लालच, अन्याय, इन सब के बारे में होती रहती हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं देखती हूं दो अलग अलग दुनिया। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार की दुनिया, कॉट इन अ वेब ऑफ पावर्टी, कॉट जो फंस चुका है, वेब मैंने जाला, चक्र, पावर्टी गरीबी, जो गरीबी के जाले में, गरीबी के मकड़ जाल में फंस चुका है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिसके ऊपर बोझ है किस चीज का? जाति के कलंक का धब्बा है। इन विच दे आर बॉर्न, वो जाति जिसमें उनका जन्म हुआ है। एक तो ये दुनिया हो गई। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा है वो दुष्चक्र जो चला रखा है साहूकारों ने, द मिडलमैन, उन बिचौलियों ने, द पुलिसमैन, उन पुलिस वालों ने, द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कि कानून के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स, वो सभी नौकरशाह अधिकारी, एंड द पॉलिटिशियंस, और वो नेताओं के द्वारा चलाए गए दुष्चक्र। इन सभी के बीच फंसी हुई एक दुनिया, और एक वो दुनिया जो जाति के बोझ तले दबी अपनी उदासीनता को लेकर बड़ी चिंतित है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, इन दोनों दुनियाओं ने मिलकर, दे हैव इम्पोज्ड, इम्पोज्ड मैंने थोपना, इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, एक बच्चे के ऊपर वो सारा बोझ लाद दिया है, थोप दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, वो बोझ जिसे वो बच्चा उतार भी नहीं सकता, नीचे भी अपने कंधों से नहीं रख पाता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि उसे इसके बारे में पता चले, उसे इस चीज का एहसास हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इस बोझ को, इन तकलीफों को उसी तरह से स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इन सब चीजों को स्वीकार करने के अलावा यदि वो कुछ और करने की सोचता है तो इसका मतलब है वो हिम्मत कर रहा है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना, हिम्मत करके कोई नया कदम उठा लेना, ये तो बड़ा होने की निशानी नहीं मानी जाती। When I sensed a flash of it in मुकेश, जब मुझे ये एक इनिशिएटिव, ये एक हिम्मत करने की ललक, एक चमक मुकेश की आंखों में दिखती है, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूं। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही रिपीट्स, मुकेश अपनी बात को दोहराता है। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, और वो कहता है कि मैं गैराज में जाऊंगा और वहां काम सीखूंगा। बट द गैराज इज अ वेरी लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। तो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है, दावा करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो राइटर पूछती है क्या तुम्हें कभी जहाज उड़ाने का सपना आता है? क्या तुम्हारा सपना है कि तुम कभी जहाज उड़ाओ? ही इज सडनली साइलेंट, मुकेश अचानक से चुप हो जाता है और कहता है नो, नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और जमीन की तरफ देखने लगता है। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी इस छोटी सी बड़बड़ाहट में देर इज एन एम्बरसमेंट, एक परेशानी है, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रेग्रेट, वो परेशानी जो अभी तक रेग्रेट यानी कि पश्चाताप में नहीं बदली है, उसे कोई पछतावा नहीं है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों के बारे में सोचकर खुश है, वो कारों तक सीमित रहकर खुश है। दैट ही सीज, जिन कारों को वो देखता है, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसके शहर में सड़कों पर दौड़ती हुई। हाँ, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, हाँ, फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ हवाई जहाज भी गुजरते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा राइटर अनीस जंग ने
इसमें हमें दो बच्चों की मनोदशा, उनके हालात का वर्णन किया और हमारा ये चैप्टर एक ऑप्टिमिस्टिक, एक आशावादी पहलू पर आकर ख़त्म होता है, जहाँ एक बच्चा मुकेश अपने सदियों से चले आ रहे उसको चक्र को तोड़ने की उम्मीद अपनी आंखों में लिए हुए है और वो कुछ नया करने की ठान लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। हैव अ गुड डे।